मैं इधर ब्रैडफोर्ड आया था बारी साहब के पास। मैंने एप्लीकेशन डाली थी ILR के लिए, EU सेटलमेंट स्कीम पे। वो मेरी माशाल्लाह एक्सेप्ट हो गई है और मुझे मेल भी आ गया है। ये बारी साहब बहुत अच्छे हैं, इनकी वजह से मुझे जल्दी जवाब आ गया। मेरा 3 महीने में मेरा कंप्लीट हो गया डॉक्यूमेंट। चले बहुत बहुत मुबारक हो आपको, बहुत बहुत खुशी हुई, बहुत मुबारक हो माशाल्लाह। थैंक यू। अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं आप? आई डू होप आप सब अच्छे होंगे जी। आप देख रहे होंगे आज यह बड़ी मैं कलरफुल जी शर्ट पाई, ये क्या वजह? ऑफिस ख़त्म करके तो अभी मैंने जिम जो है आज पहला दिन है, फर्स्ट डे जिम स्टार्ट किया है। मैं कहा थोड़ा सा अपनी सेहत का भी ख्याल रखें, क्योंकि मैं कह कि तैयार ना हो टाइम से पहले जो है बुढ़े हो जाएं। आज कुछ आप दोस्तों के इमिग्रेशन के सवालात हैं, मैं वो भी आपके साथ उसका रिप्लाई भी दूंगा, और साथ साथ जो है मैं आज क्या कुक करने लगा हूं अभी मैं वो भी आपको दिखाता हूँ। आ रहा हूँ जी चिकन पास्ता। वैसे तो ये ग्रीन चिल्ली जो होती है ये चिकन पास्ता में नहीं डलती, लेकिन की करिए देसी पंजाबी वो जो है ना, पंजाबी ने जब तक मिर्ची ना लभे, मिर्ची लवे ना या मिर्ची लावे ना, तो पंजाबियों को मज़ा नहीं आता। इस वजह से जो है ये साथ में मैं चिल्ली भी इसमें डालूंगा। फिर ये चिकन का ये क्रीम डाली है थोड़ी सी, मैंने अभी डाली नहीं, लेकिन ये थोड़ी सी मैं इसमें डालूंगा, चूँकि चीज़ मैं ज़्यादा खाता नहीं क्योंकि सर में दर्द लग जाती है, तो लेकिन थोड़ी सी डालूंगा ताकि वो उसको थोड़ा माहौल बन जाए उसका अंदर। ये है स्पिनिच और ये ड्राइड टमाटर जो है ये भी साथ में, और ऑब्वियसली चिल्ली होगी। तो ये क्रीम मैंने थोड़ी सी डाल के उसमें वो की है, लेकिन बाकी जो क्रीम है ये वाली मैं यूज़ करता हूँ। ये बात ठीक ही है। किसी का सवाल है भेजा हुआ को पता नहीं, खान साहब है, परवेज़ खान के क्या नाम है उनका, उन्होंने कहा जी कि अगर ये उनके हवाले से मैं जवाब नहीं दे रहा हूँ, मैं आपको जनरल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, और ये बार बार हमें बातें इसलिए लाइनें बोलनी पड़ती हैं ताकि कोई भी शख्स जो है कल को उसका कोई नुकसान हो तो वो हम पे कोई बात ना डाल सके। चूँकि कानूनी तौर पे ये मैं समझता हूँ हर बंदे की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अगर किसी का कोई लीगल मैटर है तो वो पहले एडवाइस ले, अपने डॉक्यूमेंट्स दिखा के अपनी डिस्कशन करके लीगल एडवाइस ले, तो तब जो है वो वकील की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। अदरवाइज़ ये जो फ़ोन ये जो इस तरह के सोशल मीडिया के ऊपर होते हैं ये सिर्फ और सिर्फ जनरल इन्फॉर्मेशन होती है। भाई साहब ने पूछा कि जी फैमिली केस जो है वो चल रहा है और हक महर और बाकी चीज़ें पाकिस्तान की उन्होंने बात की, तो वो वहाँ पे अगर उनको कोई कन्विक्शन हो जाती है तो क्या कल को वो वीज़ा अप्लाई करते हैं तो वो वहाँ पे उनके लिए मुश्किलात आ सकती हैं। इसमें चाहे फैमिली मैटर का आपने जिक्र किया है, मुझे आपके केस की तो सिचुएशन का नहीं पता, लेकिन इन शॉर्ट ये है अगर किसी के ऊपर क्रिमिनल केस बनता है, दो चीज़ें हैं इसमें, एक होता है क्रिमिनल केस का बनना, किसी के ऊपर FIR का दर्ज होना या कोई बाकी चीज़ों का होना, वो एक और चीज़ है। वो कल्प्रिट नहीं है, वो अक्यूज्ड होते हैं, वो उन पे सिर्फ इल्ज़ाम की हद तक हो। जब किसी के ऊपर वो जुर्म साबित हो जाता है, वो कन्विक्टेड हो जाते हैं, वो उनको मुजरम कहा जाता है कि जी के दे आर नॉट अक्यूज्ड। मुल्ज़म और मुजरम में यही फ़र्क है। मुल्ज़म होता है जिस पे इल्ज़ाम लगता है, मुजरम होता है जब वो उस पर जुर्म साबित हो जाता है। अगर कोई भी शख्स जो है, चाहे वो फैमिली केस हो, चाहे वो क्रिमिनल केस है या कोई सा भी केस, अगर कोई बंदा कन्विक्टेड है, उसको सज़ा हो चुकी हो, तो डेफिनेटली जो है वो उसकी कन्विक्शन की वजह से उसके वीज़ाज़ में जो है वो उसमें प्रॉब्लम्स जो हैं वो आती हैं। और यूके की एक इमिग्रेशन की अगर हम बात करें तो जब कोई भी आप एप्लीकेशन फ़ाइल करते हैं तो यहाँ पर का कानून ये है कि एक सवाल उसमें होता है कि जी कि क्या आपके ऊपर कोई क्रिमिनल कन्विक्शन है, तो वो अगर आप उसको कहते हैं नो, और अगर कल को वो पता चल जाता है, डिपार्टमेंट के थ्रू ये पता करवा लेते हैं, उन्हें ना सवाल करे हो कि कैसे पता करा लेते हैं, ये करवा लेते हैं अगर करवाना चाहें तो अगर आप गलत बयानी कोई शख्स करता है तो प्रोवाइडिंग अ फॉल्स एंड फेक इन्फॉर्मेशन 10 साल का बैन है, 10 ईयर्स का बैन हो जाता है। और अगर आप वो कहेंगे कन्विक्शन है तो ज़ाहिर है रिफ्यूज़ल है, और अगर आप नो करेंगे लेकिन कन्विक्शन है तो फिर 10 साल का बैन है। हांडी चेक कर लें जड़ी मैं बना रहे हैं कि ख़राब ही ना हो। ये क्या है? ये है मिंट, और ये देसी मिंट है जी, और बड़ा इसका पत्ता देखे हो, बड़ा चौड़ा पत्ता है और बड़ी ज़बरदस्त खुशबू है। इस मिंट को जो है, ये छोटा है अभी, इसमें बहुत छोटा टाइनी लिया था, ये अब थोड़ा सा और बड़ा होगा, फिर इसको मैं किसी बड़े चीज़ में शिफ्ट करूँगा। और मैं मोस्टली ये जो मिंट है ये मैं घर ही अपना घर का बना हुआ ही यूज़ करता हूँ, बहुत ज़बरदस्त। अच्छा, एक और अपडेट जो है मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, उसमें ये है कि कितने लोग हैं
ये जो चैनल ये जो बोट्स के ज़रिए जो है वो यूके में दाखिल हुए हैं। ये बल्कि मैंने कम्युनिटी का जो ये जो हमारा पेज है बारी लॉ एसोसिएट यूट्यूब वाला, इसके ऊपर मैंने पोस्ट भी एक लगाई थी और वहाँ पे बहुत से लोगों ने पूछा भी था कि कितने लोग हैं, तो वो मैं भूल गया वहाँ पे उसकी वीडियो बनाना। तो खैर आज के इस व्लॉग में जो है मैं उसको मैं शामिल में कर रहा हूँ। सो फ्राम द स्टार्ट ऑफ दिस ईयर, ये 2025 जो स्टार्ट हुआ है और आज जो है ये जुलाई है। सो स्टार्ट से लेके अभी तक जो है, सो आपके लिए बड़ी ये शॉकिंग बात होगी कि साढ़े 21,000 का फिगर आया है। जो एग्जैक्ट फिगर है वो है जी 21,516 जो है। अराउंड आप कह लीजिए कि 21,500 लोग जो हैं ये स्मॉल बोट्स के ज़रिए जो है ये यूके में दाखिल हुए हैं। और ये कहते हैं जी कि इस साल जो है ये 56% जो है ये इंक्रीज़ हुआ है, इजाफा हुआ है, ये जो लोग जो हैं इलीगल एंटर हुए हैं यूके में। यही माइग्रेशन क्राइसिस हैं जिसको एक्चुअली गवर्नमेंट स्टॉप करना चाहती है। द रीज़न इज़ कि चूँकि इस तरह की इनकी ये अब देखिए 21,500 बंदा जो है वो बोट्स के ज़रिए अगर दाखिल हुआ यूके में, तो कितने लोग होंगे जो बोट्स में मारे गए, ये पीछे पानी में मारे गए, ये बाकी चीज़ें, ये एक बड़ा सीरियस क्राइम है। और ये जो लोग ये दाखिल हो चुके हैं ये उनके पास कोई वीज़ा या बाकी चीज़ें नहीं हैं और गवर्नमेंट जो है उनके साथ अब ये नहीं है कि उनको कोई स्टेटस या बाकी चीज़ें ग्रांट कर रही है। सो उनके लिए जो है मज़ीद आगे दिक्कत ही आएगी। सो इसलिए ये बड़ा सीरियस ऑफेंस है और बहुत से लोग जो हैं अपनी जानों से हाथ धो बैठे हैं। और ये अभी इसी वजह से जो है ये पूरी दुनिया में जो है ये ग्लोबल, मैं समझता हूँ कि इसको कंट्रोल करने के लिए जो है बहुत सी चीज़ें की जा रही हैं कि अल्बानिया के साथ कॉन्ट्रैक्ट, फ्रांस के साथ डील, टर्की के साथ इनकी बातें, वाया ईरान जो लोग इस तरह से आते हैं, यूरोप साइड से आते हैं, ये सभी को जो है ये कंट्रोल अब करना चाह रहे हैं। जी वाह, लें जी शक्ल देखो, वाह 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 वाह। मौसम जो है स्टिल ठीक है, कोई सर्दी नहीं है फ़िलहाल, बड़ा अच्छा मौसम जा रही है। अच्छा, ये किसी का सवाल क्या, ये किसी का मतलब दुखड़ा ही था, ये जो किसी ने शेयर किया। उन्होंने कहा जी कि वीज़े के किसी ने पैसे दिए थे, तो वो कह रहे हैं जी कि वो उसमें वो 10,000 के पता नहीं कितना जो है वो ले लिया किसी ने, और अब जो है वो ना उन्होंने वो दिया है, कॉस्ट जो है वो भी नहीं इशू किया और कॉस्ट में नहीं इशू किया और 10,000 पाउंड भी ले लिया। तो उस तो बाद है कि अब हम फ़ोन करते हैं तो वो फ़ोन भी नहीं वो उठाते, तो वो बंदा फ़ोन भी नहीं उठा रहा, वो कोई एजेंट था उनके पैसे खा गया। तो उससे पैसे जो है वो कैसे निकलवाए जाएँ। देखिए, नंबर 1 तो ये है कि ये एक क्राइम है। ये मैंने क्या, जितने भी हम वकील हैं या बहुत से लोग जो हैं इसको मेंशन करते रहते हैं, इसका ऑलवेज जिक्र करते हैं कि ये बाइंग एंड सेलिंग वीज़ा जो है ना ये क्रिमिनल ऑफेंस है, तो इसको आप लोग ना किया करें। लेकिन क्या है कि लोग तो बाज ही नहीं आते। अगर आप एक जुर्म करेंगे, एक क्राइम आपने ख़ुद से किया है और उसके बाद आपने वीज़ा के पैसे अगर किसी को दे दिए, फ़ोन नहीं, पागल है वो, फ़ोन चुके वो पैसे ले गए आपके। ये फूल देखें आप, फूल का बस मज़ा लें, बाकी पैसे तो आपके डूब गए। सो एक आज की मेरा मैसेज रिक्वेस्ट आप दोस्तों से यही है कि इस तरह की गलत एक्टिविटीज़ को ना किया करें। जब आप इस तरह का काम करेंगे, जब आप पैसे देंगे, वीज़े ख़रीदने की कोशिश करेंगे, तो उसमें होता क्या है, 2-3 चीज़ें होती हैं। नंबर 1, जब आप किसी को पैसे देते हैं और उसमें वीज़ा अगर आपको कोई दे भी देता है, तो आपके ऊपर 5 साल की तलवार जो है वो लटकी रहेगी। वो आप 5 साल के लिए फंसे रहेंगे कि क्या वो किसी भी वक्त जो है वो उसका लाइसेंस कैंसिल होता है, किसी भी वक्त जो है वो गायब हो सकता है, किसी भी टाइम के ऊपर वो वीज़ा उसका जो आप कंपनी गड़बड़ होगी, कंप्लाइंस गड़बड़ हो, जब भी गड़बड़ होगी सत्यानाश आपका होगा, नुकसान आपका होगा। अच्छा, फिर सेकंड ये है कि ये क्राइम है, इसको आप लोग अंडरस्टैंड नहीं करते। फिर आप लोगों के पास एक ही लाइन होती है, वो जी की करिए जी, ये वीज़ा वैसे कौन देता है, वीज़ा नहीं कोई देता तो मत लें।
जेन्युइन जॉब ढूंढिए, जेन्युइन जॉब मिलती सारी दुनिया कर ही रही है। कितने % लोग हैं जो वीज़े ख़रीद के काम कर रहे हैं? मैं भी तो काम कर रहा हूँ, मैं ऑफिस में हमारे भी काम कर रहे हैं, बाकी दुनिया भी आई है। हर बंदा वीज़े ख़रीद के नहीं आया होता, नंबर 1। हर बंदा स्पाउस वीज़े पे भी नहीं आया होता, हर बंदा शादी के वीज़े पे भी नहीं आता। लोग अपनी एफ़र्ट के ऊपर भी आए होते हैं। सो आप में से कितने दोस्त हैं जो अपनी एफ़र्ट के ऊपर यूके में आके, अपने बलबूते के ऊपर, अपनी हार्ड वर्किंग की बेस के ऊपर यहाँ पे आके उन्होंने अपना आप स्टैंड किया। ये एक ज़माना था, हाईली स्किल्ड माइग्रेंट प्रोग्राम था, HSMP जिसको कहते थे, HSMP हाईली स्किल्ड माइग्रेंट प्रोग्राम। तब दुनिया आई, अभी भी इनोवेटर वीज़े पे या, और ये प्लस ये जो स्टूडेंट्स आए हुए हैं, ये जब PS पहले अपनी डिग्री लेते हैं, जब PSW पे जाते हैं, ग्रेजुएट वीज़ा रूट, उसके बाद ये सेल्फ स्पॉन्सर करवा के अपना आप फ्यूचर सेट करते हैं। सो अगर वो सारे लोग कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते? सो इसलिए ये गलत काम से बचा करें। वो किसी ने आपका ना फ़ोन उठाना होता है और ना ही उसके बाद उन्होंने कोई आपको कोई बेनिफिट देना होता है। जो पैसे खा गया वो खा गया, वो फ्रॉड उसने भी किया। वो कहते हैं जब तक लालची जिंदा है, वो जो है ये जब तक वो क्या है, लालची जिंदा है, धोखेबाज भूखा जो है वो नहीं मरता। लालच आपकी क्या होती है कि हमें वीज़ा मिल जाएगा, और वो जो धोखेबाज है उसको और क्या चाहिए? अंधा क्या मांगे, 2 आंखें। चलिए, IHS रिफ़ंड के हवाले से मैंने एक पिछले दिनों एक वीडियो की हुई थी, तो उस वीडियो के ऊपर ये किसी का मैसेज था, कमेंट्स आया हुआ था। तो उन्होंने कहा जी कि अगर कंसल्टेंट जो है उसने अपना ईमेल एड्रेस यूज़ किया हो तो फिर एम्बेसी से जो है फ़ीस रिफ़ंड और IHS फ़ीस जो है वो रिफ़ंड कैसे हो सकती है। सो अब मुझे आपके वीज़े की सिचुएशन का तो नहीं पता कि एम्बेसी से फ़ीस रिफ़ंड का आपने किस सेंस में कहा। क्या एम्बेसी की फ़ीस की अगर हम पहले बात करें तो एम्बेसी की फ़ीस रिफ़ंड नहीं होती, नंबर 1 तो ये है। हाँ, अगर किसी ने एप्लीकेशन की सबमिशन से पहले अपने फिंगरप्रिंट एप्लीकेशन सबमिट कर दी, लेकिन फिंगरप्रिंट से पहले आपने उसको कैंसिल कर दिया, तो फिर तो वो फ़ीस वापस हो जाती है। लेकिन अगर किसी ने फिंगरप्रिंट दे दिए तो उसके बाद वो फ़ीस नॉन रिफंडेबल होती है। डजेंट मैटर वीज़ा मिले या ना मिले, वो नहीं होती। हाँ, IHS की फ़ीस जो होती है वो चंद एक सिचुएशन पे वो रिफंडेबल होती है, लेकिन बहुत से केसेस में नहीं होती। जैसे ADR का वीज़ा है, उसमें IHS और इमिग्रेशन कंबाइन करके होती है, वो नॉन रिफंडेबल होती है अगर आप अपील पे चले जाते हैं तो। लेकिन आपका सवाल ये है कि एजेंट ने अगर अपना ईमेल यूज़ किया हुआ है या अपना कॉन्टैक्ट डिटेल्स यूज़ की है तो फिर आप कैसे है। सो इस चीज़ से एक तो चीज़ ये पता चल गई कि आपका और एजेंट का ताल्लुकात आपस में अच्छे नहीं हैं, इस वजह से वो फ़ीस आपको वो नहीं दे रहा होगा। सो अगर आपके पास कोई एविडेंस हैं कि जी के फ़ीस आपने पे की थी और एजेंट ने अपना ईमेल एड्रेस वगैरह यूज़ किया है, आपके पास अगर एविडेंस हैं तो आप जो है UKVI से रब्ता कर सकते हैं, आप होम ऑफिस से रब्ता कर सकते हैं, सिचुएशन अपनी एक्सप्लेन कर सकते हैं। लेकिन जनरल रूल ये है कि जहाँ से फ़ीस पे की होती है उसी कार्ड में, उसी अकाउंट में वापस आती है। लेकिन अगर किसी के स्टिल स्पेशल सर्कमस्टांसिस हों तो आप अपनी सिचुएशन के मुताबिक जो है वो आप अथॉरिटी से जो है वो रब्ता बिल्कुल करके उनको सारी सिचुएशन जो है वो एक्सप्लेन कर सकते हैं। जी, बहुत मैं थका सा लग रहा हूँ, उसकी वजह ये है कि बहुत अरसे के बाद जो है आज फर्स्ट डे जो था वो जिम में थोड़ा टाइम गुजारा, इतना ज़्यादा तो नहीं गुजार सका, लेकिन ये है कि बहुत थकावट फ़ील हो रही है। अभी मैं सोच रहा हूँ ये वीडियो को जो है जब फिनिश करूँगा, अपलोड करूँगा और उसके बाद जो है शावर वगैरह लूँगा ताकि थोड़ा फ्रेश हो के शायद जो है तबीयत थोड़ी सी संभले। दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय फॉर नाउ, गुड इवनिंग।